है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक सिद्धांत के द्वारा जीवों का विकास होता रहा। ठीक है, उत्तर उद्विकास के सिद्धांत में आप यही लिखेंगे, पृथ्वी पर प्राकृतिक विकास होता रहा। ये केवल इतना आएगा, उद्विकास का सफल होना है। अब इसको समझिए कि क्या है। देखो, वास्तविकता ये है कि यहां अभी मैं रुकूंगा और आपको एक बात बताऊंगा, समझना। बात यह है कि आप माने या ना माने, देखो, ईश्वर है या नहीं है, ठीक, इसे दो तरीके के लोग मानते हैं। एक कहता है कि भाई ईश्वर है और उसमें आस्था रखता है, जो आपको रखनी चाहिए। दूसरा है वो जो ये कहता है कि ईश्वर नहीं है। अब जो कहता है ना ईश्वर नहीं है, इसमें दो वाद आते हैं। ठीक, एक डार्विनिस्टिक एथिस्ट होता है या डार्विन एथिस्ट होता है। ये याद रखना, ये आएगा ह्यूमन फिलोसफीज में, ठीक है, हमारे ज्योग्राफी ऑप्शन में। एक डार्विन एथिस्ट होता है। डार्विन एथिस्ट का मतलब है, चलो, एक डार्विन एथिस्ट होता है और एक मार्क्स एथिस्ट होता है, या मार्क्सियन या मार्क्सवादी एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर को ना मानता, नास्तिक। ठीक, एक डार्विन का नास्तिकवाद है और एक कार्ल मार्क्स का नास्तिकवाद है। ठीक, दोनों ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, दोनों ही ईश्वर की कल्पना को एक कल्पना ईश्वर को एक कल्पना मानते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन की कल्पना में, चार्ल्स डार्विन के अनुसार भाई ईश्वर नहीं है। दिक्कत यह है कि ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब आपके दिए हुए तथ्य, आपके दिए हुए तर्क से मैं ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं इसे समझ लूंगा कि ईश्वर है। मतलब मैं इसे समझना चाहता हूं पर आपके तर्क मुझे समझा नहीं पा रहे। एक ही एथिस्ट होता है। और एक एथिस्ट होता है वो जो ये कहता है कि आप कोई भी तर्क दे दो, मैं आपको अपने तर्क से सिद्ध करूंगा कि ईश्वर नहीं है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स जैसे एथिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक, और जो डार्विन एथिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि नहीं भाई, ईश्वर है या नहीं मैं ढूंढ रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा मेरे तर्कों के अनुसार। ठीक, तो कार्ल मार्क्स ने कहा, सॉरी, चार्ल्स डार्विन ने कहा था पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन सफल रहा था। यानी कि प्रकृति ने सहज रूप से, यहां ध्यान से सुना, प्रकृति ने सहज रूप से पृथ्वी का चयन करा था यहां जीवन देने के लिए। ये लाइन जिस समय चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन अपनी पूरी लाइफ में ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन जिस समय उन्होंने लाइन लिखी कि प्राकृतिक चयन हुआ था मानव का और प्रकृति ने ही चयन करा था मानव का और ये रैंडम सिलेक्शन था, इस लाइन ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया कि नास्तिकवाद का अंत धर्म पर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं नास्तिक अगर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है तो ढूंढते हुए वो ईश्वर तक पहुंच जरूर जाता है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी, दैट यहां याद रखिए कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहां प्राकृतिक चयन हुआ है। यानी कि प्रकृति ने एक तो पहली बात चुना है पृथ्वी को कि तुम्हारे पास जीवन होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस जीवन में भी मानव सबसे आगे बढ़ेगा, ये प्रकृति का चयन था। अब यहां सुनिएगा, प्रकृति चयन के क्रम में सभी जीवों को समान अवसर देती है। ठीक, मतलब एक समय पर बंदर भी रह रहे थे, एक समय पर घोड़ा भी रह रहा था, एक समय पर हाथी भी रह रहा था। बस जरूरत ये थी कि इनमें से कौन सही चयन करता है। प्रकृति ने सबको कहा कि देख लो, मैंने ऊंची ऊंची घास उगा दी है, अब इस घास के मैदान में रहकर बताओ। हाथी ने रहने के लिए आकार बढ़ाया, जिराफ ने रहने के लिए गर्दन बढ़ाई, सरीसृप ने रहने के लिए जगह बनाने के लिए अपनी स्किल बढ़ाई, तैरने की स्किल बढ़ाई, और बंदर ने अपने आप को सीधा खड़ा कर लिया। जब बंदर ने अपने आप को सीधा खड़ा कर लिया तो द ब्यूटीफुल थिंग इज, जब बंदर सीधा खड़ा हुआ तो उस सीधे खड़े हुए बंदर ने दो एक्स्ट्रा ऑर्गन पाए, दो एक्स्ट्रा अंग पाए, जिनसे वो चलने के अलावा भी कुछ कर सकता था। और यहीं से उसने फिर जो है वो विकास करना स्टार्ट करा। जब बॉडी सीधी खड़ी हुई तो एक अंग की कमी, एक अंग का कार्य खत्म हो गया। दो एक्स्ट्रा हाथ आए तो हमने उसका उपयोग चलने के अलावा किसी चीज को पकड़ने में करा। और मानव के विकास में चार सबसे बड़े सोपान ये थे। पहला, सीधे खड़े होना। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आग को कंट्रोल करके हमने हर एक जानवर से अपने आप को आगे कर लिया। ठीक, सीधा खड़ा हो गए, आग को कंट्रोल कर लिया। थर्ड सबसे बड़ा था भोजन को पकाना। किसी और जानवर को यह नहीं पता है कि भाई जो तुम खा रहे हो उस खाने वाली चीज को 4 घंटे बाद तुम नहीं खा सकते, पर अगर उसे पका लो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। हमने आग को कंट्रोल करा और कंट्रोल करके इस बात को समझा कि हम भोजन पका कर खा सकते हैं, और पका के खाने से, इस भोजन से मृत्यु की संभावना शून्य प्राय हो जाती है। जब हमने भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया, हमारी अचानक से जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। तीसरा सोपान और चौथा और सबसे बड़ा था, मानव ने समय के साथ अपना समुदाय की सुरक्षा करना शुरू। समुदाय से कहते हैं संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण कर लिया। संस्कृतिकरण का मतलब है अपने समुदाय के लिए, अपने लिए कुछ करना, अपने समुदाय के लिए कुछ करना, इसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। फिर यहाँ से फिर एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, मानव विज्ञान शुरू हो जाता है, इसे हटा देते हैं। तो इसे समझो कि कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पृथ्वी पर जीवन के लिए कि विकास का सफल होना, ये प्रकृति में पृथ्वी पर हुआ था। ये हुआ था जीवन का उद्विकास किस कारण से? एक तो है सबसे पहला उत्तरजीविता का सिद्धांत, दूसरा है प्राकृतिक चयन। प्रकृति ने ही पृथ्वी को चुना था कि भाई इसमें हम जीवन लाएंगे, और इस जीवन में भी कौन आगे बढ़ेगा ये भी प्रकृति ने चयन करा था। लेकिन ये चयन कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी या फिर मैं कहूं भेदभावपूर्ण नहीं था। सभी को समान अवसर थे, कोई भी जीव बढ़ सकता था, कोई भी बढ़ सकता था तो मानव बढ़ गया। ठीक, अब ये तो हो गया एक कारण। अब दो अन्य कारण सुनो। पहला है पृथ्वी का गोल्डीलॉक्स जोन में होना।